नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सियल थ्रस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड कंप्रेसर में लगता है। उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सियल थ्रस्ट कैसे जनरेट हो रहा है और फिर उसके बाद हम लोग उसके डिफरेंट जो मिटिगेशन मेथड है जो बैलेंस करते हैं थ्रस्ट बैलेंस, उसको भी समझेंगे कि कितने तरह के मेथड्स हैं और वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सियल थ्रस्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो उसके लिए मैंने एक क्रॉस ये लिया है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का एक पार्ट है और यहाँ पे आप देखिए ये इम्पेलर है और जो भी ये आपका सक्शन आई है तो यहाँ से जो भी गैस इंटर हो रहा है यहाँ से आउटलेट हो रहा है, तो गैस तो मैक्सिमम पार्ट तो ये चला जाएगा आपका डिफ्यूजर में। और कुछ पार्ट जैसे देखिए इम्पेलर और इस डिफ्यूजर के जो स्टैटिक पोर्शन है इसके बीच में कुछ गैप है, तो कुछ गैस इधर भी जा सकती है और कुछ गैस इधर भी जा सकता है। ठीक है, अब ये दोनों जो गैस जा करके ना एक एक्सियल थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। वो कैसे करता है इसको हम लोग डिफरेंट डायग्राम की मदद से अभी समझेंगे। अभी आपको विजुअलाइजेशन ईजी हो जाए इसके लिए मैंने समझाया कि जो भी गैस है उसका रियल पाथ तो ये है, बट चूंकि बीच में स्टैटिक पार्ट और रोटरी पार्ट के बीच में एक गैप है तभी तो रोटरी पार्ट घूम पाएगा, नहीं तो फिर ये तो घूम ही नहीं पाएगा। तो ये जो गैप है इस गैप में गैस जाने की चांसेस है और ये जो गैसेज है या फिर जो भी अगर पंप है तो उस केस में लिक्विड है, ये लिक्विड जो है इस पाथ में माने जो इम्पेलर के श्राउड है श्राउड के पीछे भी जाएगा और श्राउड के आगे भी जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आप समझ गए तो आप बहुत आसानी से ये जो डायग्राम्स है जिसकी मदद से मैं एक्सियल थ्रस्ट को समझाना चाहता हूँ वो समझ पाएंगे। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये शाफ्ट है और जो येलो कलर का दिखाया हुआ है ये आपका इम्पेलर है। ठीक है, तो इम्पेलर का ये आपका श्राउड हो गया, ये भी इम्पेलर का श्राउड हो गया और जो इम्पेलर के आउटलेट में है ये आपका वॉल्यूट या डायफ्राम ये डिफ्यूजर हो गया। और डिफ्यूजर ये इसका रियल पाथ है, डिस्चार्ज होने के बाद ये इधर जाएगा, बट कुछ फ्लूइड जो है ना इस इधर भी आ सकता है। ठीक है, मैंने श्राउड के अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में भी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए जब प्रेशर इम्पेलर में बढ़ गया तो इम्पेलर के बाद बढ़ने के बाद क्या है, फ्लूइड जो है डिफ्यूजर में जाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है दोनों साइड के इम्पेलर में चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने समझा दिया। अब चूंकि इसका जो इम्पेलर के दोनों साइड में जो फ्लूइड गया है इसका प्रेशर तो ज़्यादा है। ठीक है, अब इम्पेलर के श्राउड के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों साइड के प्रेशर की बात किया जाए तो इस ये वाला केस कहीं लेता हूँ। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो गैस का प्रेशर एग्जर्ट होगा श्राउड पे और इधर भी जो फ्लूइड गया वो भी सेम ही प्रेशर पे गया, तो दोनों प्रेशर तो बराबर हो जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए जो प्रेशर है, प्रेशर श्राउड के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों साइड में बराबर लग रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो लोअर पार्ट में है जहाँ पे इम्पेलर का सक्शन आई है वहां पे पीछे से जो प्रेशर लगेगा वो तो डिस्चार्ज प्रेशर लगेगा और अंदर सक्शन प्रेशर लगेगा। और ये जो डिफरेंस हो रहा है ना इसकी वजह से इस पूरे इम्पेलर के ऊपर एक थ्रस्ट लगेगा, एक नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, डिस्चार्ज से सक्शन की तरफ से, और इसलिए एक एक्सियल थ्रस्ट लगेगा। आप समझ गए, मैं रियल इम्पेलर पे भी दिखाता हूँ। देखिए जो भी गैस इन यहाँ पे इंटर हो रहा है ना ये सक्शन आई में, वो वहां पे तो प्रेशर अंदर सक्शन प्रेशर है और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर लग गया, जबकि बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है यहाँ पे इधर भी डिस्चार्ज प्रेशर लग रहा है और इधर भी डिस्चार्ज प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट जो बस जो इम्पेलर आई वाला पोर्शन है वहां पे अंदर सक्शन प्रेशर और बाहर डिस्चार्ज प्रेशर, तो इसकी वजह से एक नेट एक्सियल थ्रस्ट लगा डिस्चार्ज से सक्शन की तरफ। ठीक है, वही मैं इसको डायग्राम की मदद से दिखाया हूँ जो कि अब आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज लिखा है कि जो आपका इम्पेलर सक्शन आई है उसके ऊपर वाला तो नलिफाई हो गया बट नीचे वाला एक रिजल्टेंट एक्सियल थ्रस्ट दे दिया। ठीक है, अब ये जो थ्रस्ट है ये डिपेंड करेगा कि कितना डिफरेंशियल प्रेशर है। ऑब्वियसली जैसे जैसे अगर पंप का फ्लो बढ़ता है तो डिफरेंशियल प्रेशर घटता है तो ये थ्रस्ट घट जाएगा। अगर पंप का फ्लो लो है, मैंने लो फ्लो पे डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता है तो डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ने की वजह से एक्सियल थ्रस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा इम्पेलर साइज है, कितना डिफरेंशियल प्रेशर है, उस पर ये एक्सियल थ्रस्ट डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप या कंप्रेसर है तो उस पर जितने नंबर ऑफ इम्पेलर होंगे उतना ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा, तो ये टोटल में एक बहुत ज़्यादा थ्रस्ट हो जाएगा मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप और कंप्रेसर में। अब ये थ्रस्ट में प्रॉब्लम क्या है, ये थ्रस्ट होने की वजह से
थ्रस्ट होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ही अब ओरिजिनल इमेज का ही दिखाता हूँ कि अगर ये थ्रस्ट होगा ना, तो थ्रस्ट की वजह से ना ये क्या करेगा, ये इम्पेलर को या फिर पूरा रोटर असेंबली को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये ज़्यादा शिफ्ट हो गया ना, तो ये स्टैटिक पार्ट से रोटरी पार्ट टकरा जाएगा और जिसकी वजह से एक मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये थ्रस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रोटर को ये पूरा शिफ्ट करने की कोशिश करेगा पूरी इस डायरेक्शन में। तो ये शिफ्ट होने की वजह से जो आपको पता है, ये स्टेशनरी पार्ट है, ये रोटरी पार्ट है, ये एक दूसरे से टकरा के एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए इसको थ्रस्ट को बैलेंस करना है। अब थ्रस्ट को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके मेथड्स को हम लोग देखते हैं। देखिए, थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए पहले तो थ्रस्ट बियरिंग्स होते हैं, कंप्रेसर्स में थ्रस्ट बियरिंग्स लगते हैं, टर्बाइंस में भी लगते हैं थ्रस्ट बियरिंग में। बहुत जगह पे तो ये थ्रस्ट बियरिंग ही सफिशिएंट होता है, जो कि पूरा का पूरा एक्सियल थ्रस्ट को कंपनसेट कर सकता है। ठीक है। कुछ जगह पे बैकवेंस भी दिया रहता है। ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जितना बैकवेंस से हो गया, बाकी का बचा हुआ जो एक्सियल थ्रस्ट है वो थ्रस्ट बियरिंग से हो जाएगा। मतलब समझ गया ना, छोटा मोटा थ्रस्ट भी एक्सियल थ्रस्ट है तो वो तो थ्रस्ट बियरिंग से हो जाएगा। उससे एक्सेस हो रहा है, मतलब थ्रस्ट बियरिंग से नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो आपको और भी तरीका करना पड़ेगा, जैसे बैकवेंस देना पड़ सकता है, या इम्पेलर में बैलेंसिंग होल्स दिया जाता है, या इसके अलावा इम्पेलर का अरेंजमेंट ऐसे कर दिया जाता है कि थ्रस्ट जो है बैलेंस हो जाए, या फिर बैलेंस पिस्टन या बैलेंस डिस्क प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से किया जाता है कि मतलब एक्सियल थ्रस्ट को बहुत कम कर दिया जाए और रेजिडुअल जो है एक्सियल थ्रस्ट वो थ्रस्ट बियरिंग से मेंटेन कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थ्रस्ट बियरिंग का, कि थ्रस्ट बियरिंग कैसे काम करता है, और थ्रस्ट बियरिंग का समझने के बाद हम लोग फिर डिफरेंट जो एक्सियल थ्रस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। अब देखिए, थ्रस्ट बियरिंग के बारे में हम लोगों ने जब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था, जैसे एक रियल में भी देख लीजिए, ये रोटर है। रोटर पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे थ्रस्ट बियरिंग होता है, इसको थ्रस्ट कॉलर भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक पैड होगा और यहाँ पे भी एक पैड होगा, दोनों साइड पैड होता है। तो इस तरह से ये थ्रस्ट बियरिंग बनता है। ठीक है। यहाँ पे जनरल बियरिंग होता है, तो एकदम लास्ट में एक साइड में थ्रस्ट बियरिंग रहता है, एकदम एंड में, और उसके अपस्ट्रीम में ये जनरल बियरिंग होता है। तो अब थ्रस्ट बियरिंग कैसे काम करता है उसको देखिए। थ्रस्ट बियरिंग में थ्रस्ट कॉलर होता है और पैड्स लगे होते हैं, और कॉलर और पैड के बीच में ना एक गैप होता है जिसको थ्रस्ट फ्लोट भी बोलते हैं। ठीक है। अभी थ्रस्ट फ्लोट जो है ना बहुत कम होता है, जनरली 0.2 से 0.5 mm। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही एक थ्रस्ट लगेगा रोटर पे, और रोटर जो मूव करने जाएगा ना, तो जैसे मान लीजिए एक एक्चुअल थ्रस्ट अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रोटर मूव करने जाएगा ना, तो थ्रस्ट कॉलर जो कि शाफ्ट के ऊपर ही रहता है, वो जाके ये पैड के ऊपर, थ्रस्ट बियरिंग के जो पैड है उसके ऊपर टकरा जाएगा, और ये फर्दर मूवमेंट होने नहीं देगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे जो दो पैड है ना, उसको एक को एक्टिव थ्रस्ट बियरिंग कहते हैं, एक्टिव थ्रस्ट पैड बोलते हैं, एक इनएक्टिव थ्रस्ट पैड भी बोलते हैं। तो एक्टिव थ्रस्ट पैड वही है जो कि थ्रस्ट कॉलर को और फर्दर मूव होने नहीं दे रहा है। जैसे इस केस में ये वाला एक्टिव थ्रस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल जो नॉर्मल कंडीशन में थ्रस्ट लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। स्टार्टअप या शटडाउन के दौरान यह हो सकता है किसी और कंडीशन में थ्रस्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी लग जाए, तो उस समय जो थ्रस्ट कॉलर से ये पैड टकरा जाएगा, तो उस समय वो एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव उसी को बोलेंगे जिससे, जो कि एक्चुअल थ्रस्ट माने शाफ्ट के मूवमेंट को रोक दे रहा है। मतलब थ्रस्ट कॉलर जिस पैड से नॉर्मल कंडीशन में टकरा के रहता है, माने नॉर्मल कंडीशन में जिसके कांटेक्ट में रहता है, उसको हम लोग एक्टिव थ्रस्ट पैड बोलेंगे। ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है कि जो अगर ये डायरेक्टली माने एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से थोड़ा थोड़ा घिसता रहता है एक्टिव ये जो थ्रस्ट पैड है, और इसकी वजह से ये थ्रस्ट फ्लोट बढ़ता रहता है। तो थ्रस्ट फ्लोट अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा एक्सियल मूवमेंट हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, और जिसकी वजह से ये हो सकता है कि इतना ज़्यादा एक्सियल मूवमेंट ना होने लगे कि रोटरी पार्ट स्टेशनरी पार्ट के कांटेक्ट में आकर के ये पूरा एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए एक ट्रिप वैल्यू भी दिया रहता है, जनरली 0.6 mm या 0.7 mm एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पे ट्रिपिंग भी रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग कैसे काम करता है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग होल्स का। बैलेंसिंग होल्स में देखिए बात यही है कि हमने ये चीज़ तो देखा था कि इम्पेलर का जो सक्शन आई है उसके ऊपर वाला पार्ट तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, नीचे वाला पार्ट में ही झोल है। तो नीचे वाला पार्ट में जहाँ पे इम्पेलर का सक्शन है वहाँ पे ही एक पीछे एक होल दे दिया जाता है, तो कुछ फ्लूइड जो है इधर से डिस्चार्ज की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर के माने लो प्रेशर का फ्लूइड इधर आने से यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, इसकी वजह से एक्सेल थ्रस्ट कम हो जाता है। अब ऑब्वियसली पूरा थ्रस्ट तो बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि इधर तो डिस्चार्ज
माने सक्शन से ज़्यादा ही प्रेशर रहेगा, तो इसलिए रिमेनिंग जो एक्सियल थ्रस्ट है वो थ्रस्ट बियरिंग की मदद से वो पूरा करते हैं। उसी तरह कहीं-कहीं पे बैक वेंस भी दे दिया जाता है। बैक वेंस के होने की वजह से फ्लूइड को इधर जाने का रास्ता बहुत कम मिलता है, तो कम फ्लूइड जाने की वजह से इधर का प्रेशर घट जाता है और प्रेशर घटने की वजह से डिस्चार्ज साइड के प्रेशर घटने की वजह से एक्सियल थ्रस्ट कम हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम लोग एक्सियल थ्रस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। वो है डबल सक्शन इम्पेलर। अब डबल सक्शन इम्पेलर में क्या होता है, जैसे मैं रियल इमेज दिखाऊं, जैसे एक एनिमेटेड इमेज दिखाओ। इसमें क्या होता है कि जो सक्शन होता है ना, सक्शन इम्पेलर के दोनों साइड से लेता है और डिस्चार्ज बीच से निकाल लिया। तो अगर डबल सक्शन इम्पेलर है तो फिर दोनों साइड सक्शन प्रेशर ही रह गया, तो इसकी वजह से और डिस्चार्ज इधर हो गया, तो इसकी वजह से थ्रस्ट यहाँ पर देखिए इस साइड भी लग रहा है और इस साइड भी रहेगा, तो थ्रस्ट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो इम्पेलर का अरेंजमेंट भी ऐसे कर दिया जाता है ना, जिसकी वजह से आपका थ्रस्ट जो है एक्सियल थ्रस्ट कम हो जाएगा। तो इम्पेलर अरेंजमेंट में एक तो ये हो सकता है कि डबल सक्शन इम्पेलर हो जाए, उसमें भी एक्सियल थ्रस्ट कम हो सकता है, या फिर अगर मल्टी स्टेज पंप या मल्टी स्टेज कंप्रेसर है तो उसमें इस तरह से अरेंजमेंट बनाया जाता है जिससे कि ये एक्सियल थ्रस्ट कम हो पाए। ठीक है। जैसे कि मैं इस एग्जांपल में ही दे रहा हूँ, तो देखिए जो पहला स्टेज है, पहला स्टेज में तो आप दोनों साइड से सक्शन दे दिए तो थ्रस्ट जो है कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखिए गैस जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ पे सक्शन हो रहा है, फिर डिस्चार्ज जो है यहाँ से होकर के फिर अल्टीमेटली जो डिस्चार्ज है वो इस इम्पेलर में जा रहा है सक्शन आई में, फिर इसका डिस्चार्ज जो है इस इम्पेलर में जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एक्सियल थ्रस्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस इम्पेलर पे एक्सियल थ्रस्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि डिस्चार्ज ये साइड है, जबकि यहाँ पे डिस्चार्ज इस साइड में है तो एक्सियल थ्रस्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे डिस्चार्ज इस साइड में है तो एक्सियल थ्रस्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ पे इस पहले वाला में हमने बात किया ही था कि एक्सियल थ्रस्ट दोनों अपोजिट। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से अरेंजमेंट है कि अल्टीमेटली सारे एक्सियल थ्रस्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस तरह से ये जो बैलेंस हो जाएगा, थ्रस्ट जो बैलेंस हो जाएगा। तो ये मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड कंप्रेशन में अरेंजमेंट अलग अलग देने से भी हो जाता है। कई बार इम्पेलर को अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे दो इम्पेलर ही है तो जो सक्शन हो रहा है वो यहाँ पे एक सक्शन ऐसे दे दिया और सक्शन को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सक्शन दे दिया और फिर आउटलेट को दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पे भी एक्सियल थ्रस्ट बैलेंस हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि ये देखिए ये एक कंप्रेसर का रोटर है, इसमें देखिए जो गैस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है कि इधर भी इंटर हो रही है और इधर भी इंटर हो रही है। ठीक है। और बीच से आपका निकल जा रही है आउटलेट, तो यहाँ पे भी एक्सियल थ्रस्ट बैलेंस हो जाता है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जबकि यहाँ पे कोई टू स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसमें भी देखिए क्या है, फर्स्ट स्टेज का सक्शन यहाँ से हो रहा है, फिर उसका आउटलेट इस इम्पेलर में गया, इसका आउटलेट इस इम्पेलर में गया और यहाँ से इसका फाइनल आउटलेट यहाँ से निकल गया। अब ये निकलने के बाद फिर सेकेंड स्टेज का सक्शन यहाँ से हो रहा है, फिर उसका आउटलेट यहाँ से हो रहा है, फिर उसका आउटलेट यहाँ से हो रहा है और ये जो है ना फाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये देखिए इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है कि एक्सियल थ्रस्ट जो है बैलेंस हो जाए। ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो तरीका है कि ये किसी भी तरीके से अगर एक्सेल थ्रस्ट बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो लास्ट में एक बैलेंस पिस्टन भी दे दिया जाता है डिस्चार्ज साइड में। होता क्या है, जैसे इसी कॉन्फ़िगरेशन में देखिए यहाँ पे सक्शन प्रेशर है जो कि बहुत कम है, फिर फर्दर वो डिस्चार्ज होकर के दूसरे के सक्शन आई में गया, फिर फर्दर डिस्चार्ज होकर तीसरे के सक्शन आई में गया और यहाँ से डिस्चार्ज निकल गया। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक इम्पेलर पे एक एक्सियल थ्रस्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। अब क्या होता है फाइनली जो लास्ट डिस्चार्ज है ना वहां से एक ये लेकर के क्लियरेंस लेकर के यहाँ पे एक बैलेंस पिस्टन होता है। तो क्या है, यहाँ का डिस्चार्ज प्रेशर जो है ना इस बैलेंस पिस्टन पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा और इससे जो भी थोड़ा बहुत लीकअप पाथ बनाया जाता है, जो लीकअप लाइन है उसको सक्शन से जोड़ दिया गया। तो इस साइड तो आपका सक्शन प्रेशर हो गया और इस साइड डिस्चार्ज प्रेशर हो गया, तो एक नेट थ्रस्ट इस डायरेक्शन में लग गया। तो इस डायरेक्शन में नेट थ्रस्ट लगने की वजह से ये जो है एक्चुअल थ्रस्ट जो है बैलेंस हो जाएगा। अब कुछ रियल इमेजेस देखिए, जैसे कि ये टरबाइन है और इस टरबाइन में इस साइड देखिए ये बैलेंस ड्रम का काम कर सकता है। ये देखिए ये इम्पल्स टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन का पता होता है कि इम्पल्स टरबाइन के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप तो नहीं होता है, तो यहाँ पे जो इस साइड जो प्रेशर है और इस साइड प्रेशर है सेम है और यहाँ पे देखिए एरिया ज़्यादा हो गया और इधर बैलेंस ड्रम होने की वजह से एरिया कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि नेट जो थ्रस्ट हो गया इस इम्पल्स टरबाइन पर इस डायरेक्शन पे हो गया, जबकि ओवरऑल इस पूरे
टरबाइन ब्लेड पे देखा जाए तो यहाँ पे हायर प्रेशर और यहाँ पे वैक्यूम है, तो नेट एक एक्सियल थ्रस्ट इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो एक तरह से थ्रस्ट तो बैलेंस हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए टू स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में भी कई बार ऐसा होता है कि दो स्टेज किया है, कुछ सक्शन इस साइड से किया, फिर उसके बाद डिस्चार्ज ला करके सेकेंड स्टेज से सक्शन इस साइड भी किया, और फाइनल डिस्चार्ज होने के बावजूद भी एक्चुअल थ्रस्ट कैलकुलेशन किया तो थ्रस्ट नेट थ्रस्ट मान लीजिए बैलेंस नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक बैलेंस ड्रम दे दिया है जिससे बैलेंस किया जा पाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे ये देखिए बैलेंस ड्रम यहाँ पे दे दिया, तो बैलेंस ड्रम उसी तरह आप ये बैक बेंच नहीं है, यहाँ पे ये देखिए ये टरबाइन ब्लेड में यहाँ पे बैलेंस पिस्टन है, बैलेंसिंग ड्रम है जो कि इम्पल्स ब्लेड के अपर स्ट्रीम में है, ताकि जो जो भी प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में लगा करके नेट थ्रस्ट को बैलेंस कर सके। यहाँ पे इस डायरेक्शन में थ्रस्ट और ओवरऑल ब्लेड पे इस डायरेक्शन थ्रस्ट, तो चूंकि दोनों थ्रस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो बैलेंस कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थ्रस्ट एक्सियल थ्रस्ट को बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें हमने हर एक मेथड को काफ़ी ब्रीफली समराइज किया इस वीडियोज में। तो मुझे लगता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, और आप इससे ज़्यादा डेवलप करने के लिए आप डिटेल में पढ़ ही सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसके से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मुझे टाइम मिलेगा तो, और मुझे जितना नॉलेज है उसके आधार पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।